कुलगाम टाइम्स में आप तमाम नाजरीन का नाजरीन, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है ताकि आपके असरार पर आपके कहने पे ही आज हम आपको उसी शख्सियत से मिलाएंगे। जीतू चौहान। जीतू चौहान अब पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और मुख्तलिफ जगहों पे आम उन ग्रोवर्स के साथ मुलाकात होते हैं जहां ये आम ग्रोवर्स को अवेयर करते हैं कि किस तरह से हमें बागबानी करनी है। क्योंकि ये जीतू चौहान जो है वो अब यानी एक्सपर्ट माने जाते हैं हॉर्टिकल्चर के। जीतू जी, कुलगाम टाइम्स में आपका खुशामदीद। तो लोगों के कहने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों के कहने पे हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप काफी ज्यादा ऑनलाइन भी एक्टिव होते हैं, लेकिन आजकल आप लोग कश्मीर में हैं, तो हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे जिससे हमें आम जो ग्रोवर है, ताकि कुछ लोग आप कैंप भी करते हैं लेकिन सभी लोग आपके कैंप से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन अक्सर जो यानी वादी कश्मीर की बात अगर करेंगे, आम लोगों की जो यहाँ वाबस्तगी है वो इसी सनत से, सेब सनत से। जीतू जी, पहला सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हम शुरुआत यहीं से करेंगे। जैसा हम बोलते हैं कि अगर ये जो हमारा एरिया जो कुलगाम का एरिया है, जो इससे ऊपरी इलाका है, क्या ये कोई असर पड़ता है प्रोडक्शन में या कोई क्वालिटी? जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम डेल्शियस लगाते हैं वहां और कोई चीज लगाएंगे, क्या प्रोडक्शन में फर्क होगी? कि जैसा हम कहेंगे कि अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट, तो जरा इसी तफसीलात बताइए। देखिए, पौधे को जो है, एक तो जब सर्दियां होती है तो पौधा डोरमेंसी में जाता है, उस वक्त उसको चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 7 डिग्री से 0 डिग्री के बीच का टेम्परेचर उसको चाहिए। जिन इलाकों में ये टेम्परेचर उस वैरायटी के हिसाब से उसको चाहिए होता है, जहां वो पूरा होगा तो पौधा सर्दियों में बढ़िया टाइम निकलता है और आगे फ्लावरिंग उसके ऊपर अच्छी आती है, फ्रूट सेटिंग अच्छी आती है, पौधे की एज जो है उससे बढ़ती है। एक तो ये चीज है कि जो हाइट और लोअर हाइट में जो है अंतर पैदा करती है। दूसरा ये कि पौधा जो सेब है वो क्वालिटी तब बनता है जब उसमें दिन में टेम्परेचर ज्यादा मिले, रात में टेम्परेचर कम मिले, जो कि हायर एलिवेशन में ज्यादा हमको मिलता है और लोअर एलिवेशन में वो कम इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो उसकी क्वालिटी में जो है एलुंगेशन में और बाकी चीजों में, टेस्ट में जो है थोड़ा फर्क हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कि हमको जो है वैरायटीज, अगर लो चिलिंग एरिया है तो वहां पर लो चिलिंग वैरायटी लगानी चाहिए, हाई चिलिंग एरिया है तो वहां पर हमको हाई चिलिंग वैरायटीज लगानी चाहिए, जिससे कि हम जो पैदा कर रहे हैं वो अच्छा और क्वालिटी पैदा हो। जी। अच्छा, दूसरा सवाल, जो हम रिवायती तौर खादें डालते हैं, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यूरिया और उसके साथ साथ डीएपी या ये जो दूसरी जो पोटाश जिसको हम बोलते हैं, क्या यही रिवायती खाद, ये खाद का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना या और किसी चीज का भी इस्तेमाल करना? देखिए, अभी खादें तो लगभग यही है। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर से यही है, डीएपी है, कैल्शियम नाइट्रेट है, यूरिया है या एमओपी है, ये सब जो है यही न्यूट्रिएंट है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पेड़ को कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल रहा है, कौन सा कम मिल रहा है। जिसकी जरूरत है वो हमको देना चाहिए, जिसकी नहीं है वो हमको कम करना चाहिए। फिलहाल कश्मीर के अंदर में जितने बगीचों में हम गए, नाइट्रोजन वहां जो है हमको ज्यादा ही दिखता है। पेड़ जो है बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ में, अगर हमको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए, अगर हमको फ्रूट चाहिए, अगर हमको क्रॉप चाहिए, तो उसके ऊपर हमको जो है नाइट्रोजन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जो कि यहाँ जो है लोग यूरिया डालते हैं और दबा करके डालते हैं, वो थोड़ा सा सोचने की, देखने की, सॉइल टेस्ट करने की भी जरूरत है। पेड़ पे ज्यादा ग्रोथ अगर है, इसका मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, तो उसकी जो मात्रा है उसको कम करने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि कश्मीर के अंदर की जो मिट्टी है वो बड़ी उपजाऊ है। उसके अंदर अगर आपने जीवामृत का प्रयोग भी किया तो आपका जो फर्टिलाइजर का खर्चा है वो बहुत कम हो सकता है। जीवामृत से कश्मीर वालों का काम बड़े आराम से चल सकता है। अच्छा जीतू जी, उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जैसा हम जिसको हम ये बोलते हैं कश्मीरी में, हम इस्तेमाल ये वर्ड करते हैं, क्योंकि इसलिए मैं क्यों करता हूँ वर्ड इस्तेमाल, ये गुड़ाई जैसे हम बोलते, जैसे कि हम, हाँ, ये क्या वाकई में हर साल करना चाहिए या ऐसा कि हमें ये जून जुलाई जैसे हम कहते हैं अप्रैल मई में करते हैं, या अभी नवंबर दिसंबर में, क्योंकि आप सीजन जो ऑफ होता है, तो किस टाइम में करना चाहिए या हर साल करना? या बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं करेंगे, खाद ही डालेंगे, कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टिलेज है, ज्यादा अगर टिलेज हम करते हैं, ज्यादा गुड़ाई अगर करते हैं, तो उससे जो है नीचे जो फीडिंग रूट्स है वो डिस्टर्ब होती है, नीचे माइक्रोब्स हैं और बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो जो है नीचे इसमें गड़बड़ हो जाता है, उनका सिस्टम गड़बड़ होता है। तो हमको जो है बहुत ज्यादा टिलेज नहीं करनी चाहिए। तौलिया अगर हम बना रहे हैं तो हमको जो है 1 साल छोड़ करके तौलिया बनाया या 2 साल छोड़ करके भी हम तौलिया बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि तौलिया में घास ना हो, घास को हम, वीड को हमको कंट्रोल करना है। उसके लिए अगर हमारे पास कोई दूसरा मेथड है तो वो हमको अपनाना चाहिए। और खुदाई जो है जितनी कम हम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन एक चीज ये भी है कि खुदाई से जो है ऑक्सीजन लेवल सॉइल का बढ़ता है, तो ऑक्सीजन लेवल अगर हमको सॉइल का बढ़ाना है तो उसके लिए खुदाई जो है 2 साल में एक बार अगर हम करेंगे तो उससे भी हमारा काम
चल सकता है जी। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अब टॉप ग्राफ्टिंग की, अब यहाँ पे वैरायटीज की बात हो रही है, अक्सर हम देख रहे हैं पिछले 50 साल से या 40 साल से, अगर कश्मीर के लोग जो है वो सेब सनत से तो डेल्शियस का ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब लोग जो है अब हटकर जो है दूसरी वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे आपकी, जैसा कि कई लोग कहते हैं कि अब ये समझो कि इसकी अब एज हो गई डेल्शियस की, अगर पिछले 30 साल वातावरण भी तब्दील हुआ है, तो क्या डेल्शियस जो क्वालिटी है, क्या हमें ये चेंज करने की जरूरत है या नहीं? देखिए, डिलीशियस जो है एक तो हाई चिलिंग वैरायटी है, इसको ज्यादा चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। कश्मीर में लोग जो है अभी ऐसी जगहों पे भी सेब लगा रहे हैं, पंपोर के आसपास में, जहां पर बर्फ कम गिरती है और जहां पर ठंडे घंटे जो है ये चिलिंग आवर जो है वो कम होते हैं। तो ऐसे में डिलीशियस जो है इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले सालों में, लेकिन अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीशियस जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर होता जा रहा है। दुनिया की अगर हम मार्केट देखते हैं तो अपने देश में भी इंपोर्ट बहुत हो रहा है सेब, और जिसमें गाला या दूसरे जो टेस्ट वाली वैरायटीज है, क्लब वैरायटीज है, उनका जो है ज्यादा चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हो सकता है आने वाले 5-7 सालों में डिलीशियस का ट्रेंड जो है मार्केट में कम हो, तो लेकिन अगर हम वही डिलीशियस ही बगीचे में टॉपर करके लगा रहे हैं, नई प्लांटेशन भी वही लगा रहे हैं, तो वो जो है हमारे लिए 5-7 साल के बाद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी तब हमको जो है और नए जो टॉपर हमने किया, हाई डेंसिटी हमने लगाया, उसको दोबारा हमको जो है उसको टॉपर करना पड़े, ये जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नया ऑर्चर्ड हमने लगाया, कम से कम 15-20 साल उसको चलना चाहिए, 15-20 साल में उसको टॉपर करेंगे तो चलेगा, उखाड़ के नया लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर वो 5 साल में ही हमको टॉपर करना पड़ जाए तो इसका मतलब हम वाइजली अपनी वैरायटीज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा दुनिया किस तरफ जा रही है, मार्केट कहां जा रही है, लोगों का टेस्ट कहां जा रहा है, नई वैरायटीज क्या आ रही है, हमारी जो पुरानी वैरायटीज है वो क्या मार्केट से हमको कितना पैसा दे सकती है, कब तक दे सकती है। तो बहुत सारे इश्यूज है जिनके ऊपर लोगों को सोचने की जरूरत है, वाइजली वैरायटी सिलेक्शन करने की जरूरत है, वाइजली जो है एक जो भी हम एक्टिविटी नई अब बगीचे के अंदर में करेंगे वो हमको जो है बड़ा सोच समझ करके करने की जरूरत है। अच्छा जीतू जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब लोग जो है टॉप ग्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि अब अगर 20 साल 30 साल का जो दरख्त है उस पर हम टॉप ग्राफ्टिंग करते हैं, क्या जो हम रूट स्टॉक डालते हैं, जैसे हम M11 की बात करते हैं या M9 की बात करते हैं, तो क्या बहुत से लोग होते हैं जिनके पास उतनी आमदन नहीं है, आमदनी जराए नहीं होते हैं, इनकी बात करेंगे, अक्सर लोग जो है सभी लोग जो है उनके पास माली हालत उतनी मजबूत नहीं होते हैं, खासा खर्चा भी आता है। तो अगर टॉप ग्राफ्टिंग हम करेंगे तो क्या प्रोडक्शन में कोई कमी होगी? देखिए, टॉप वर्किंग जो है प्रोडक्शन, जैसे अभी जो हमारा पेड़ है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर उसका मान लीजिए 15-20 पेटी का है। जब हम उसमें टॉप वर्क करते हैं तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कम होना नहीं चाहिए। ये जब टॉप वर्क हम करेंगे उस वक्त थोड़ी सी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक्सपर्ट है टॉप वर्क का तो वो जो है उसको अच्छे से करेगा। हमारे यहाँ लेकिन जो मैं देखता हूँ कश्मीर में टॉप वर्क करते हैं तो जो है सीधा नीचे से ही जो है मेन ब्रांच के ऊपर ही कट मारा, वहीं से ही जो है ग्राफ्ट कर लेते हैं। वो इतना जो इसका स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर उसका दोबारा से नहीं बनेगा, जो कि जो है इसकी 20 पेटी इससे निकलनी चाहिए, उससे जो है वो पेटियां कम निकलेगी, क्वालिटी होगी बट उसका उतना वो आउटपुट नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। हम अगर टॉप वर्क कर रहे हैं तो वो एक्सपर्ट से टॉप वर्क हम करवाएं जिनका एक्सपीरियंस इसके अंदर में हो, और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर बड़ा है वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। टॉप वर्क के साथ में भी इस तरह का टॉप वर्क हमको करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के साथ ही आगे जाना चाहिए। क्या 99.9% हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है 16-17 हजार करोड़ की, ये सारे पैसे इन पेड़ों से ही मिल रहे हैं, ये जुबान इसी से आई है, सब कुछ हमारा इसी से, और आने वाले कम से कम 10-15 साल तक इसी से ही हमारी एप्पल इंडस्ट्री चलने वाली है। तो इसको नफरत करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर प्राउड फील करने की जरूरत है, इसको ठीक करके इसकी क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। कोई वैरायटी अगर पैसे देने वाली नहीं है, अपने बगीचे में पेड़ है लेकिन बड़ा, तो उसको टॉप पर करने की जरूरत है। हमको जो है एक खुले माइंड के साथ बहुत सारी चीजें हमको बगीचे के अंदर में लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हम जो है इसको प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर के जा सकते हैं। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हर किसी के लिए जो है जरूरी, हर किसी के लिए आसान नहीं है, उसके लिए पैसा भी खूब लगता है। और हाई डेंसिटी के बारे में हमारी जो सोच बनी है कि हाई डेंसिटी हमको पैसा देगा ही देगा, ये भी गलत है। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसमें बीमारियां कंट्रोल नहीं कर पाए, उसमें प्रोडक्टिविटी ना ले पाए,
जाए, उसमें जो है क्वालिटी अच्छी ना आ पाए, ये बहुत सारे इश्यूज है, या प्लांट को हम तैयारी ना कर पाए। बहुत सारे बगीचे मैंने देखे हैं, पौधा जो है 4 फुट रह गया, 4-4 साले 5-5 साले हो गई, तो वो प्रोडक्टिविटी में आएगा नहीं जो हम सोचते हैं। और कई ऑर्चर्ड ऐसे भी हैं कि वो जो है 15 फीट 16 फीट पौधा चला गया, एक भी फ्रूटिंग बेड उसके ऊपर नहीं है। तो ये जो है नॉलेज के बगैर में हम हाई डेंसिटी लगाए, हम पुराने पेड़ को करें, कहीं से भी हमारा भला नहीं होने वाला है। हमको अब जागरूक होना है, प्रोफेशनल होना है, बगीचे के ऊपर में अपना 100% फोकस करने की जरूरत है। कांगड़ी लेकर के हम जरूर बैठे, लेकिन बातें तब भी सेब की होनी चाहिए, सेब को ही हमको हर वक्त सोचना चाहिए। अच्छा जीतू जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रोनिंग की बात करेंगे, जो अहम मसला है, क्या लगता है आपको कि वो कश्मीर में प्रोनिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं, कश्मीर के लोग करते हैं, तो क्या लगता है क्या प्रोडक्शन पे कोई इससे भी कोई असर पड़ता है? देखिए, प्रूनिंग जो है अपने यहाँ पर अभी बहुत ही खराब, जो मैं कहूंगा कि कश्मीर का जो प्रूनिंग सिस्टम है वो बहुत ही एप्पल इंडस्ट्री के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करने में प्रूनर्स कामयाब नहीं हो पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है नॉलेज की कमी के कारण में, क्योंकि जो फर्टिलाइजर के थ्रू भी कंट्रोल होना चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ, वो नहीं कर पा रहे। दूसरा यह है कि पौधों में, पेड़ों में, बगीचों में ओल्ड स्पर्स बहुत है, एज्ड स्पर बहुत है। जितना एज्ड स्पर होगा उतनी क्वालिटी कम आएगी। रेनोवेशन करने की जरूरत है, जो पुराने बीमे हैं उनको रेनोवेट करने की जरूरत है। अगर इसके साथ साथ में जो डेंसिटी हमने कैनोपी के अंदर बनाई है, कश्मीर हिमाचल की बात करें तो लगभग 30% कैनोपी में ही वहां पर भी सनलाइट आती है, लेकिन वहां चेंज जो है पिछले 10 साल से शुरू हुआ है, अभी काफी चेंज आ गया है, तो लोग 40-50% सनलाइट पेनिट्रेट करवाने में कामयाब हुए हैं। कश्मीर के अंदर ये 30 से भी कम है, मुझे जो दिखता है 20-15% सनलाइट पेनिट्रेशन कैनोपी के अंदर हो रहा है। 15% कैनोपी में सनलाइट जाएगा तो जो 85% कैनोपी है वो आपको क्वालिटी दे ही नहीं सकती, वो आपको कलर दे ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी पोटाश डालो, आप जितना मर्जी पोटाश डालो, आप जितना मर्जी कुछ भी आप डाल दो, 13-0-45, 00-50, जितना मर्जी आप जोर लगाओ, कलर नहीं आने का है, ये गारंटेड है। अच्छा, लोगों को क्या आप मशवरा देंगे कि प्रोनिंग के बारे में, किस तरह से वो, कहां से वो सीखेंगे वो प्रोनिंग? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है इसमें कमी क्यों है, ये भी एक वजह है कि प्रोनिंग का मसला, तो कहां से ये लोग सीखेंगे, जरा हमें बताएं। हमारे देखिए, प्रूनिंग सिखाने वाले जो है वही लोग होंगे जिन्होंने प्रूनिंग को जिया है, जिन्होंने प्रूनिंग को सीखा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने अपने बगीचे के अंदर में चेंज लाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली मैं ही ऐसा आदमी हूं, हिमाचल में खूब सारे ऐसे लोग हैं, कश्मीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद हम नहीं जानते हो। मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूं इसलिए कश्मीर के लोग मुझे जानते हैं, और बहुत सारे लोग कश्मीर के अंदर होंगे। द गार्डन की जिसको भी नॉलेज है, जिसको भी एक्सपीरियंस है, उसको सामने आना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अवेयरनेस कैंप्स बड़ा है, गवर्नमेंट भी अगर इन अवेयरनेस कैंप्स में आगे आएगी तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट जब प्रूनिंग या अवेयरनेस कैंप्स करती है तो उसका जो परसेप्शन अभी फार्मर्स के बीच में बना है कि हम जाएंगे, वहां चाय मिलेगी, वहां ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमारे यहां भी ऐसा ही है। तो वहां जो है लर्निंग वाला जो सिस्टम होता है वो कहीं ढीला पड़ जाता है। लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट फार्मर्स के साथ, जिन्होंने वाकई में किया है, उनके साथ मिल करके अगर गवर्नमेंट आगे आएगी तो लोग जो है आएंगे उन अवेयरनेस कैंप्स में। लोग जो है भूखे की तरह आएंगे। भूख किसकी? नॉलेज की भूख होनी चाहिए, गोश्त की, चाय की, रिश्तावा की, ये वाली नहीं। तो जब हम प्राइवेट अवेयरनेस कैंप्स करते हैं उसमें लोग जो है जानकारी की भूख के साथ आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से मैंने कही सुकास्ट के मुख्तलिफ जो आला अहदेदार जो उनसे मैंने बात की है, चाहे डायरेक्टर हो या बाकी चीज, उन लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो बात होती है जो पीजीआर, जो हम यहाँ दवाई जब छिड़कते हैं कि हम कहते हैं नहीं इससे हमें यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा, तो क्या वो कहते हैं कि नहीं ये आने वाले वक्त में हमारे इंडस्ट्रीज को खत्म करेगी? तो क्या आपका क्या कहना है पीजीआर जो हम यहाँ पे छिड़कते हैं? देखिए, पीजीआर जो है उसकी स्पेसिफिक जॉब उसकी है, एक हमको पता होना चाहिए कि हम इसको किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर में जो लोग इसका यूज कर रहे हैं वो पॉलिनेशन के लिए कर रहे हैं, फ्रूट सेटिंग के लिए कर रहे हैं, जो उसका काम है ही नहीं है। अगर हमको पॉलिनेशन करवाना है तो हमको ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, हमको नए पेड़ बीच में डालने चाहिए, हमको टॉप वर्क करना चाहिए पॉलिनेशन वैरायटीज के साथ में, ताकि फ्रूट सेटिंग जो है उससे रियल फ्रूट सेटिंग हो। पीजीआर जो है फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं है, ये तो किसानों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। वो फेदरिंग के लिए है, वो रस्टिंग अगर ज्यादा हो रही है किसी कारण, मौसम की वजह से या ऐसा, तो वो रस्टिंग के लिए जरूर काम आ सकता है। पॉलिनेशन के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए पीजीआर का यूज करना बेमानी है, पौधों को मारने वाली बात मैं कहूंगा कि पौधों को मारने का काम हम लोग जो है, अगर पॉलिनेशन के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए पीजीआर डाल रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं। इससे अच्छा है पौधे को जो है गला घोंट के खुद ही मार दो, उसको काट करके मार दो। चौहान जी, एक और सवाल ये बताया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हम रिवायती तौर यहाँ पे पहले जब स्प्रे हम करते थे, ऑयल स्प्रे, हम डीजल वगैरह
करते थे, लेकिन उसके बाद जो नए मार्केट में नए नए ऑयल्स आए हैं, सुप्रेज आए, तो हमने वही पे यहाँ पे आम लोगों ने वही इस्तेमाल किया। तो क्या करना चाहिए, कौन सा जो बेहतर रहेगा कि आम एक जमींदार के लिए जिसके पास उतने ज़रा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आता है, अगर वो 4 लाख खर्च भी करेगा, लेकिन 6 लाख उसकी बचत होती है। लेकिन यहाँ अक्सर देखा जा रहा है जिसका 1 लाख रुपया खर्चा आता है, 80,000 उसको आते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी कि क्या कौन सा ऑयल स्प्रे करना चाहिए? देखिए, ऑयल में जो है काफी तरक्की अभी हुई है। अभी ये ट्री स्प्रे ऑयल पूरी दुनिया में यूज होता है, हमारे यहाँ भी काफी टाइम से यूज होता था, लेकिन एक नया जो HMO आया है, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, वो उसका और प्यूरिफाइड फॉर्म है कि उससे जो है बर्निंग प्लांट पे नहीं आती है, कोई दूसरा एडवर्स इफेक्ट उसका नहीं होगा। इसलिए जो है हम और प्यूरिफाइड फॉर्म वाला ऑयल यूज करते हैं, HMO। और HMO हमको जो है सीजन के दौरान में भी स्प्रे करने का एक ऑप्शन देता है। अगर हम TSO यूज करेंगे, डीजल यूज करेंगे, खाली डोरमेंट स्टेज में ही डाल पाएंगे। लेकिन अगर हमको हाफ इंच पे डालना है या क्रॉप के टाइम पे अगर हमको डालना है, उस वक्त उससे यूज करना है, तो हम TSO या डीजल हम नहीं डाल पाएंगे। उस वक्त हमको क्या डालना पड़ेगा? HMO डालना पड़ेगा। तो HMO हमको जो है एक ऑप्शन देता है कि आप साल भर में 2 या 3 स्प्रे उसकी कर सकते हैं, चाहे लीफ माइनर है, चाहे कोई और दूसरे इंसेक्ट्स है, उनके अंडों को या लार्वल स्टेज पर उसको कंट्रोल करने के लिए हम HMO का यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज हमको जो है करना चाहिए। जीतू जी, चलते चलते आखिर पर क्या मैसेज रहे आपकी कश्मीर के लोगों के लिए जो सेब सनत से वाबस्ता, आखिर पर क्या मैसेज रहेगी? कश्मीर के बागवान भाइयों के पास बहुत बढ़िया लैंड है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, दबा करके बर्फ पड़ती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, नॉलेज की कमी लोगों के अंदर में है, और ये जो है एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो मुझे नहीं आता है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए सबके सामने कि मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना चाहिए। हमसे जो है बड़े बड़े ऑफिसर जो रिटायर होकर के, हम उदाहरण के तौर पर अगर लें, कश्मीर के अंदर में पूर्व IG रहे हैं M.A. शाह जी, M.A. शाह बुखारी जी, रिटायर्ड IG रहे हैं। रिटायर होने के बाद में दिल्ली में उनका घर है, आराम से वहां बैठ करके जी सकते थे। बाल बच्चे हो गए, पोते पोता हो गए, नाती हो गए, और उनकी फैमिली सेटल है, बेटा बहू बेटी जो है उनकी सब नौकरी में है, पायलट है सब। लेकिन फार्मिंग सीख रहे हैं। आज सुबह ही उनका कॉल था कि आपको आना ही है हमारे पास में, यहां भी एक प्रूनिंग कैंप करना पड़ेगा। तो जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो अपने माइंड को ओपन रखते हैं, जिंदगी भर वो सीखते रहते हैं। किसान एक ऐसा आदमी है, वो इगोइस्टिक है, वो अपने ईगो के साथ में जो है वो अपने ईगो के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हर एक किसान को दिमाग खुला रखना है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां जो है बहुत सारी नई टेक्निक्स का यूज होना है, और जो कंपटीशन हमें अभी बाहर से मिलना चालू हुआ है, उस कंपटीशन से अगर हमको बाहर निकलना है तो हमको सीखना ही पड़ेगा, हमको वाइजली एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और जितना जल्दी हम कोऑपरेट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ में, उतना जल्दी इस हम दुख कहूंगा मैं, एक ऐसा टाइम है जहां फार्मर को कम प्रॉफिट हो रहा है, इससे उतना जल्दी हम बाहर निकलेंगे। आप अगर नहीं इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपका कोई और भाई आपकी जमीन ले करके आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्री रुकती नहीं है, इंडस्ट्री आगे बढ़ती ही है, लेकिन हमारी ये भलाई होगी कि अगर हम उसको समय रहते अडॉप्ट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे कि जीतू चौहान, जो कि 3 स्टेट में अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड हो, हिमाचल या वादी कश्मीर, जहां आजकल जीतू चौहान सरगर्म है और जगह जगह लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरह से हमें फार्मिंग करना है, किस तरह से हमें जो बागबानी है, बागबानी को किस तरह से हमें नए यानी साइंटिफिक मेथड जो है में इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करेंगे आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि सीजन में भी हम कोशिश करेंगे कि जो जीतू चौहान है वो कुलगाम टाइम्स के साथ यानी जुड़ा रहेगा, और उसके साथ साथ हम लाइव कन्वर्सेशन इनके साथ करेंगे और आम लोगों तक हम मैसेज पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दीजिए अपने मेजबान खुर्शीद आलम को कुलगाम टाइम्स के पूरी टीम के साथ इजाजत। आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।